सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि बहुपद होता क्या है। उससे पहले हम चल देते हैं बीजीय व्यंजक की तरफ। ठीक है, मैं बेटा बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 से। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी ना पता हो कि ये बहुपद होता क्या है। आ जाइए, बुला लीजिए अपने दोस्तों को बेटा। हाँ, चलिए देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x + 3, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजगणित, हाँ, बीजगणित क्या होता है? बीजगणित क्या होता है? अज्ञात राशियों का हम जिसमें मान ज्ञात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बीजगणित। बीजगणित क्या है बेटा? गणित की एक शाखा है। बीजगणित क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें हम अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अगर लिखा 2, 3, √2, 5, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं आप पढ़ चुके हो, तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या होती है बेटा? पद होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? पद होती है, जिसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। अगर हम अल्फ़ाबेट्स में लिखें, अल्फ़ाबेट्स में मतलब X, Y, Z, A, B, C या P, Q, R, कुछ भी, मतलब इस तरह जो अल्फ़ाबेट्स में जो हम लिखते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? चर पद होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? चर पद होते हैं, जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। ये क्या होते हैं? चर पद होते हैं, जिनका हमें मान ज्ञात करना होता है। तो ये हो गए अचर पद, जिनका कि पहले से मान फिक्स रहता है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और ये हो गए चर पद, जिनका कि हमें मान ज्ञात करना होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, अचर पद, चर पद, या फिर खाली एक एक अचर पद हो या चर पद हो, तो उनको जोड़ करके या घटा करके हम अगर लिख दें, उनका योग करके या माइनस करके, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा सिर्फ। ठीक है, तो देखो, ये अचर पद का भी एक पद बोल सकते हैं 2 को, चर पद को x को भी एक पद बोल सकते हैं। अगर मैं इनमें से किसी संख्या को उठा लूं और इसके साथ 1 के साथ गुणा कर दूं, जैसे यहाँ से 2 लिया और यहाँ से x लिया, तो ये भी क्या है? एक पद है। ये भी एक क्या है? पद है। और ये भी सभी क्या है? सभी क्या है? पद हैं। तो पद कितने तरह के हो सकते हैं भाई? सिर्फ अचर पद हो सकता है, चर पद हो सकता है, या फिर इन दोनों का, चर का और अचर का गुणा करके जो प्राप्त होता है। तो इसमें चर भी है और अचर भी है, ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का भी एक पद हो सकता है। जब हम कई सारे पदों को प्लस करके या माइनस करके लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। ऐसे लिख दिया 2x + 3, देखो एक पद ये है, एक पद ये है, 2 पद हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बीजीय व्यंजक। अभी आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। बहुपद किसको बोलेंगे फिर? बहुपद या पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? बहुपद या पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? देखो, सारे के सारे तो बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते।
इसका मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस लग जाएंगी बीजीय व्यंजकों में। जो हम बीजीय व्यंजक हैं उनमें कुछ क्या है, कंडीशन लग जाएंगी, कुछ नियम लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो बीजीय व्यंजक उन नियमों पर खरे उतरेंगे या उन नियमों की पूर्ति कर रहे होंगे तो उन्हीं बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद बोलेंगे, और जो उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो सिर्फ बीजीय व्यंजक होंगे, उनको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। एक मिनट बेटा, डस्टर रह गया है मेरा, मैं डस्टर लेके आ जाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है? डस्टर लेके आ जाता हूँ मैं एक बार। हाँ चलिए बेटा, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, चलिए, तो सभी बीजीय व्यंजक क्या नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन सभी बहुपद होंगे वो बीजीय व्यंजक जरूर होंगे। तो अभी मैं जो हम कोई भी बीजीय व्यंजक लिखेंगे, जो भी कोई बीजीय व्यंजक लिखेंगे तो उसमें क्या क्या जरूरी है। देखो, बीजीय व्यंजक चर की घात जो होगी, चर की घात होगी वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा कुछ इसमें कंडीशंस नहीं है, ज़्यादा कुछ कंडीशंस नहीं है बीजीय व्यंजक से बहुपद बनने के लिए। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x² माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2। तो इसमें जो चर है, चर क्या है, x है, x और y दो चर हैं इसमें। एक क्या है, x है, इधर भी x है, और एक क्या है, दूसरा चर क्या है, y। एक चर x है और एक चर क्या है, y है। इसमें दो चर हैं। इसमें क्या कंडीशन है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझते हो, देखो प्राकृत संख्या मैंने बताई थी कहाँ से, 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कहाँ से होंगी, 0, 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक। ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जो चर है, जो उसकी घात है, वो पूर्ण संख्या में होना जरूरी है, और चर बटे में नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे बटा करके लिख देते हैं ना, उसमें नहीं होना चाहिए। उसका भी मैं अभी आगे कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, x की घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या है। इसमें x की घात क्या है, 1 है। जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 होती है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे y की घात क्या है, 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इसलिए ये क्या होगा, बहुपद
होगा। ठीक है, बहुपद होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x की घात -1 प्लस 5x प्लस 2। इसमें देखिए आप, x की घात है वो -1 है, यहाँ पे तो x की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की घात -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? -1 तो पूर्णांक होता है। इसमें सिर्फ पूर्ण संख्याओं में धनात्मक संख्याएं होती हैं और क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं x + 1/x, x + 1/x। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो सबसे पहले अगर कोई आपको कोई, मैंने बोला बटे में है, बटे में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको आपने सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना है। सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना है। सिंप्लीफाई करके चेक कैसे करेंगे? देखो भाई, x + 1/x है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना बेटा, तो 1 का और x का हम क्या लेंगे, लघुत्तम या एलसीएम। तो इसका क्या आएगा, x आएगा। 1 में किसका गुणा करें कि x हो जाए, तो x का ही गुणा करना पड़ेगा तब x होगा, और x का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा ना, प्लस का चिन्ह है। अब देखिए ये x और यहाँ पे क्या है, नीचे भी x है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। तो इसको अगर हम x 1 टाइम गया तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x² + 1 अपॉन क्या लिख दें, x लिख दें। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो अगर हम x की घात, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, x की घात, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट कुछ काम। हाँ, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इसमें दोनों में भाग जा रहा है, इसका क्या जा रहा है, दोनों में भाग जा रहा है। नहीं तो आपको इसका एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1/x है। आपको इसको देखो, अगर नीचे है इसकी घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की घात 1 + x की घात -1, ऐसे लिख सकते हैं। ये नीचे अगर घात प्लस में है, हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाएगी। इसकी घात माइनस में हो जाएगी। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, x की घात 3/2 बटे x की घात 1/2। देखिए सबसे पहले तो आप लोग किसी को भी देख के सीधे ही मत बोल देना कि वो बहुपद नहीं है। क्या करना चाहिए हमें, इसको पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये किस तरह से है, देखो पहले मैंने बताया था, अगर क्या है, आधार समान है, ऊपर और नीचे क्या है, x और x है, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, a⁻m अपॉन a⁻n, ऐसे लिख सकते हैं ना। आधार समान है, जब आधार समान हो ऊपर और नीचे और घातें अलग अलग हों तो ऊपर वाली घात में से नीचे की घात को घटा देते हैं। कैसे, देखो a लिखा, इसकी घात m लिखा, माइनस नीचे वाली घात को घटा देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो x की घात 3/2 माइनस 1/2, x की घात 3/2 माइनस 1/2। अभी हम इसको क्या करेंगे,
हल करेंगे, इसकी घात को हल करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, घातों को हल करेंगे। तो देखिए 3/2 माइनस 1/2, इसका हम जब लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ 2 नीचे, ये तो ऊपर 3 ही रहेगा, और ये भी 2, 2 एक बार भाग जा रहा है, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 माइनस 2 बराबर क्या होता है, 2, और नीचे है 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया 1 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अब जब इसकी घात 1 हो गई, x की घात क्या हो गई, 1 हो गई। 1 तो एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह है एक बहुपद है। आप समझ गए हैं तो SG लिख दीजिए बेटा, अगर आप समझ गए हैं तो SG लिख दीजिए। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया, पद क्या होता है, चर क्या होता है, चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, और बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर बताया कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो बहुपद होंगे वो बीजीय व्यंजक जरूर होंगे। तो बीजीय व्यंजकों में कुछ कंडीशंस लगाई थी हमने, जो अगर उन कंडीशनों को या जो शर्तों को पूरा कर रहा है वही क्या होगा, वही बहुपद होगा। तो क्या शर्तें बताई थी, एक तो ये बताया था चर की घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब आपको पता है 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और चर बटे में नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए। उसकी घात कभी भी, चर की घात माइनस में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मैं 4 उदाहरण लिख रहा हूं, आप उनमें से ये बताना है कि बहुपद है या नहीं। 1, 2, 3, 4 जो हैं उनका नंबर लिख देना, आप जवाब में उनका नंबर लिख देना कि ये बहुपद है। कौन कौन से बहुपद हैं वो बता देना। 2x² प्लस 3/x माइनस 5, आप बताना जो जो बहुपद होंगे उनका आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है -3x² प्लस √2x प्लस 4। तीसरा है √2x³ प्लस √3x² प्लस √5x माइनस 3। चौथा है 5/x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1/7। बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए कौन से। अच्छा, अनुष्का गोयल बोल रही है समझ गए सर, विवेक समझ गए। तो बेटा आप समझ गए हो तो इनमें से ये बताओ बहुपद कौन से हैं, बहुपद कौन से हैं। 1, 2, 3, 4 कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर 1 है तो 1 लिख दीजिए, अगर 1 और 3 है तो 1,3 लिख दीजिए, या सिर्फ 4 है तो 4 लिख दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए बेटा। लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हाँ बेटा जल्दी। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये 2x² प्लस 3/x, अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे तो x की घात 1 है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी इसकी घात, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा ये देख लीजिए, √2x है, इसकी तो घात 2 है, इसकी x की घात तो 2 है, लेकिन ये जो x है ये रूट में है,
तो √2x है, इसका मतलब इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए तीसरे वाला √2, 2 के रूट के अंदर सिर्फ 2 है, x तो बाहर है, तो x की घात क्या है 3 है, यहाँ पे ये x की घात क्या है 2 है, यहाँ पे x की घात क्या है 1 है, इसलिए ये बहुपद होगा। चलिए इसको देखिए, 5/x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1/7। इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है? इसमें गड़बड़ यहाँ पर हो रही है कि हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात -3 हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया था कि बहुपद के लिए जो चर की घात है, बहुपद के लिए जो चर की घात है वो क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं आपको बताई थी 0, 1, 2, 3, इनमें से ही अनंत तक कोई भी होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे चलें। ओके बेटा, चलिए अगला है बहुपद की घात। अगला टॉपिक है हमारा इसी में, बहुपद की घात, या जिसको बोलते रहते हैं हम डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो आप उसमें चर की अधिकतम घात या उच्चतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद की घात बोलते हैं। कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, उसमें ये देखना है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपने उसको बताना है कि इसकी घात कितनी है। देखो, फर्स्ट लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसमें कितनी है चर की अधिकतम घात? देखो यहाँ पे चर है x, इसकी घात 1 है, यहाँ पे x है, इसकी घात कितनी है बेटा? 2 है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए डिग्री 2 लिख दिया, d = 2। d डिग्री को बोल रहा हूँ मैं, d बेटा डिग्री को बोल रहा हूँ, तो d = मैंने क्या लिखा है? 2, चर की अधिकतम घात। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, -4x की पावर 4 प्लस 5x² माइनस 3x। आप इसमें बताइए चर की अधिकतम घात क्या है? देखो इसमें चर क्या है? x है इसमें चर, इसकी घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इस x की घात 2 है, यहाँ पे इस x की घात 4 है, तो चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे डिग्री क्या है? 4। तो इसको क्या बोलते हैं? चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले इस बहुपद की घात बताइए, तो आपने अधिकतम घात बतानी है। अधिकतम यानी कि x की पावर 2, यानी डिग्री 2 बतानी है आपने। ठीक है, इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए तो लिख दीजिए SG। गुड बेटा, गुड बेटा ललित चौधरी, गुड, शाबाश बेटा ललित चौधरी। 4 नहीं है, 4 नहीं है बेटा, 2 भी नहीं है, 3 था ओनली, उसमें ओनली 3 था। देखिए होता क्या है बेटा, हमको देखने से बहुपद को ऐसे लग रहा है कि वो बहुपद होगा, कुछ बहुपद को देखने से ऐसे लगता है कि ये बहुपद नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है पहले। तो सारी चीज़ों को मतलब एक इस तरह से बना लेना है उनको। तो अभी नीचे कुछ नहीं है, फिर आप उसमें चेक कर सकते हो कि भाई माइनस में नहीं होनी है। चर की घात क्या होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर रूट में है भी
तो क्या है, परफेक्ट वर्ग संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया 3x की घात √9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, आप इसको बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं, क्या ये बहुपद है या नहीं, आप बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए बेटा, फटाफट लिखिए। ललित चौधरी 3 होगी, हाँ बेटा, इसकी तो डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है। हाँ, इसका मैंने बोला, क्या पूछ रहा हूं मैं, ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, और इसकी डिग्री कितनी है। अगर ललित चौधरी आप बोल रहे हो इसकी डिग्री 3 है या बहुपद की घात 3 है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। देखो 9 क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है 9, 3 का है। तो अगर हम इसको रूट को से बाहर निकालेंगे तो 3x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बेटा। तो अब ये देख लीजिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की, 3 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ये बहुपद भी है और डिग्री 3 है। बच्चे देखते ही मत बोल देना बेटा कि ये बहुपद नहीं है सर, √9 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। आप रूट को हटा के देखिए, अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो ललित चौधरी ओके सर, ठीक है बेटा, हाँ ओके। आगे चलूं अभी, चलिए आप एक उदाहरण में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप इसकी डिग्री बता सकते हैं क्या। चलिए इसकी आप डिग्री सभी बताएंगे। 5x की घात 4 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 5x की घात 4। आप इस बहुपद की मेरे को एक बार घात बता दीजिए, इस बहुपद की एक बार मुझे आप घात बता दीजिए। इस बहुपद की घात क्या होगी बेटा, मुझे इस बहुपद की आप घात बता दीजिए, बताइए इस बहुपद की घात बता दीजिए कोई बेटा मुझे, हाँ बताइए, शाबाश जल्दी। 1, ओ गुड बेटा, बहुत सही बहुत सही ललित चौधरी, बहुत सही बेटा। कैसे, हमने क्या किया, ये देखो 5x की घात 4 ये प्लस का है, और देखो माइनस 5x की घात 4 ये माइनस का है। तो ये कट जाएंगे ना प्लस और माइनस आपस में, तो यहाँ बचा क्या, -2x प्लस 3x। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x में से -2x कट जाएंगे और बचेगा क्या, x। जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी घात कितनी होती है, 1। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। बहुत सही बेटा, शाबाश, आप बेटा ध्यान से पढ़ रहे हो और पढ़ना भी चाहिए। चलिए अब मैं बहुपद के प्रकार बता देता हूं आपको, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बताता हूं। हाँ बेटा ठीक है, आप बने रहना। आपको हो सकता है ऐसे लग रहा हो अटपटा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी समझ विकसित होती जाएगी। तो कोई भी कहीं भी कोई क्लास लेते हो तो आप उसमें बने रहिए, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। 5-10 मिनट में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हम अभी बहुपद के प्रकार बता देता हूँ, बहुपद के प्रकार। तो देखो बेटा, हम बहुपद को किस आधार पर बांटना है, उस आधार पर इसके प्रकार होंगे। अगर देखिए एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, अब मैं इनको बोलूं इनको अलग अलग प्रकार में बांटो, तो आप ये सवाल पूछोगे सर किस आधार पर बांटें। तो एक आधार ये हो सकता है कि जेंडर के हिसाब से बांट दो, लड़कों का एक अलग ग्रुप बना दो और लड़कियों का एक अलग ग्रुप बना दो, ठीक है, एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार में ये बोल सकता हूँ कि गणित में होशियार बच्चों को एक तरफ कर दो
और जो कमज़ोर हैं उनको एक तरफ कर दो। तो ये क्या है, एक अलग आधार हो गया। फिर मैं बोलूँ जिनके लंबे बाल हैं उनको अलग कर दो, छोटे बाल हैं उनको अलग कर दो। तो ये क्या है, आधार होता है किसी भी चीज़ों को अलग अलग प्रकारों में बांटने का। तो यहाँ पे जो हम आधार की बात कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ दो आधार पे बांटेंगे इनको। किसके आधार पे? दो आधार पे। एक तो बहुपद की घात के आधार पे, बहुपद की घात या फिर डिग्री के आधार पर। बहुपद की घात को ही डिग्री बोलते हैं बेटा, ठीक है। और डिग्री क्या होती है? चर की अधिकतम घात। एक हम बांटेंगे पदों के आधार पर। क्या बेटा? पदों के आधार पर। तो देखो पदों के आधार पर तो जिसमें एक पद होगा उसको क्या बोलेंगे? एक पदी। एक पद होगा, जिस बहुपद में एक पद होगा उसको बोलेंगे एक पदी। जिसमें दो पद होंगे उसको बोलेंगे द्विपदी। जिसमें तीन पद होंगे उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। ठीक है, ठीक है बेटा। और ऐसे ही चार पद होंगे, चार पदी, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, आप लोग आते हो चले जाते हो बेटा, कुछ देर देखो वीडियो को, आपको अच्छा लग रहा है तो आगे कंटिन्यू रखो, नहीं तो 2 मिनट 4 मिनट में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो पदों के आधार पर एक पदी में क्या होंगे? जैसे मैंने लिख दिया 3 तो क्या है? ये एक पद है। अगर मैंने लिखा 2x तो ये भी एक पद है। अगर मैंने लिखा 2x + 3y, नहीं सॉरी 2x + 3x, ये भी एक पद है। अभी बोलोगे सर ये दो पद हैं, ये दो पद नहीं है बेटा। 2x को 3x में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। इसलिए मैं इसको एक पद में काउंट कर रहा हूं, ठीक है। द्विपदी में क्या होगा? x² + x लिख सकते हैं, दो पद हो गए, एक पद ये हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें x है इसमें x। बेटा समान पद क्या है, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनकी घातें अलग अलग हैं। इसमें x की घात 1 है और इसमें क्या है? x की घात 2 है। तो ये क्या है बेटा? असमान पद हैं, असमान पद हैं, ठीक है। समान पदों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं ललित चौधरीयों के बेटा। हाँ, समान पदों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं क्या? नहीं घटेंगे, इसलिए ये द्विपदी होगा। अब मैं लिख दूं 2x + 3, ये भी दो पद हैं। और मैं लिख दूं √2y + 3x, तो ये भी क्या है? दो पद हैं। तीन पद में तीन पद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अभी आ जाओ, पदों के आधार पर इतना कोई मुश्किल नहीं है, और डिग्री के आधार पर भी पता करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुपद की घात अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे हम? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रैखिक, सॉरी समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो डिग्री के आधार पर हम इन बहुपदों को बोलेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है बेटा। अभी मैं दो बहुपद और बता रहा हूं। एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है बेटा? अचर बहुपद। इसकी डिग्री क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? अचर बहुपद मतलब जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कोई वास्तविक संख्या होगी। जैसे √2 लिखा, मैंने 5 लिखा, 3 लिखा और 9 लिखा। अचर बहुपद कौन सा? एक्सेप्ट 0, मतलब यहां मैं लिख दूं नॉन जीरो,
जीरो को छोड़ करके, नॉन जीरो, मैंने जीरो को नहीं ले रहा हूं इसमें मैं जीरो को नहीं ले रहा हूं, और कोई भी संख्या सॉरी बेटा, और कोई भी संख्या हो सकती है। क्या बोल रहा है बेटा? टाइट बहुपाव द्विघात बहुपद, हाँ बेटा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है ललित। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात होगी उसके आधार पर हम उसका नाम लेते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी सिर्फ एक घात होगी, ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात अधिकतम 2 होगी। त्रिघात जिसकी अधिकतम घात 3 होगी। तो मैं एक और प्रकार का बहुपद बता रहा हूं, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा, अचर पद होगा। जैसे √2 है, 5 है, 3 है, 9 है। इसकी डिग्री क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? इसमें चर तो है नहीं, हाँ चर नहीं है इसमें, क्या नहीं है? चर नहीं है। सर आपने बताया था चर की अधिकतम घात कोई डिग्री बोलते हैं, चर नहीं है। अच्छा सवाल है, चलिए मैं बता देता हूं। आप ये बताओ, 5 इंटू एक्स की घात 0 में अगर लिख दूं, 5 है कोई, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या है, अचर पद क्या है, 5 है। अगर मैं इसमें लिख दूं 5 गुणा एक्स की घात 0, एक्स की घात मैंने लिख दिया 0। आपको पता है ए की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपने पढ़ा है कि किसी की भी घात 0 होती है तो वो पूरा टर्म 1 हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। चाहे यहाँ कुछ भी, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हाँ 1 हो जाता है। तो आप ये, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप ये बताइए मुझे। अगर 5 एक्स की घात 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो हम गणित में क्या पढ़ते हैं बेटा, किसी चीज का मान अगर ना बदले, उसके साथ हम कोई भी क्रिया कर दें और उसका मान ना बदले, तो वो हम क्रिया उसके साथ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ 5 गुणा एक्स की घात 0। जब यहाँ बताया अचर बहुपद है, सर आपने बताया कि चर की अधिकतम घात कोई डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री क्या लिखें सर? ऐसे मैंने करके बताया ना, इसमें x की पावर 0 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो 5 गुणा एक्स की घात 0 बराबर क्या होता है, 5 गुणा 1 बराबर 5। ये पद बदला नहीं है, लेकिन जो हमारा काम था वो हो गया कि हमें क्या करना था, डिग्री निकालनी थी। हमें क्या निकालनी थी बेटा, डिग्री निकालनी थी। तो आप बताइए 5 की डिग्री क्या होगी? चर यहाँ पे x है, x की अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो आप ये सोच लेना, 1 नंबर का ये छोटा सवाल आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ललित चौधरी 0, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म होने दो, अचर पद होने दो, कोई भी कांस्टेंट टर्म होने दो, उसकी डिग्री आपको पूछता है तो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए वो। क्या होना चाहिए वो पद, नॉन जीरो, मतलब इसमें 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। चलिए समझ गए तो लिख दीजिए SG। एक होता है शून्य बहुपद, एक क्या होता है बेटा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी शून्य, शून्य बहुपद का मतलब शून्य। ओके बेटा ललित बेटा, ओके। शून्य बहुपद का मतलब होता है बेटा शून्य, खाली शून्य। तो ये तो सर कांस्टेंट था, अचर बहुपद था, इसमें क्यों नहीं लिया? इसमें हमने लिख दिया ना नॉन जीरो, क्योंकि इसकी कुछ खास बात अलग है, वो हम आपको इधर बताएंगे। कोई बता सकता है शून्य बहुपद की डिग्री क्या होती है, या अधिकतम घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात कोई बता सकता है शून्य की?
चलो शून्य की मैं डिग्री बता देता हूं। आप ये बताइए, जिस प्रकार हमने ऐसे किया, तो आप अगर शून्य है यहाँ पे, अब की बार क्या ले रहे हैं हम, शून्य ले रहे हैं, 5 की जगह क्या ले रहे हैं, शून्य ले रहे हैं। अगर मैं इसमें गुणा x की घात शून्य कर दूं तो शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा ना। ओके, अगर मैं यहाँ पर 0 इंटू एक्स की घात 1 कर दूं तो क्या आएगा, शून्य। अरे ये देख लीजिए ना, आखिर में तो यहाँ पे शून्य है, वैल्यू शून्य ही आएगी। एक्स की घात मैंने अगर 0 इंटू एक्स की घात क्या कर दी, n मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, n यहाँ पर क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकती है इसकी घात, एक्स की घात n। हाँ ठीक है, अगर आप ये बताओ इसकी तो कुछ भी घात होने दो, ये बदल जाएगा किसमें, किसमें बदल जाएगा, x कुछ भी रख दो। हाँ, लेकिन 0 देखिए ना, यहाँ पे 0 है, ये जो 0 है वो पूरे को क्या कर देगी, शून्य कर देगी। 0 है, नॉट डिफाइंड। हाँ सही बोला, सही बोला बेटा ललित, नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री है वो आप बताओ, कभी 0 आ रही है, कभी 1 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, और अनंत आ रही है। मतलब 0 में चर का गुणा कर दें और इसकी डिग्री कुछ भी ले लें हम, उसकी अधिकतम घात कुछ भी ले लें, जैसे 1000 ले लो, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी ले लो, तो अलग अलग डिग्रियां आ रही हैं। इसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद की डिग्री ज्ञात नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ज्ञात नहीं। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए, ठीक है ओके। रैखिक बहुपद डिग्री 1, द्विघात बहुपद डिग्री 2, त्रिघात बहुपद डिग्री 3, अचर बहुपद आ जाए शून्य को छोड़ करके डिग्री 0, और शून्य बहुपद आ जाए तो डिग्री ज्ञात नहीं। मैं समझता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ओके। चलिए अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम। बहुपद के क्या पढ़ेंगे बेटा, शून्य। आपके स्कूल में ये चैप्टर हो चुका होगा, आपको हो सकता है आसान लग रहा हो, या जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बीज गणित थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ होती है बेटा। इसमें ध्यान लगा के, गणित में पूरी में ही ध्यान लगाना होता है आपको, और लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है, कंटिन्यू पढ़ना होता है, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। आपने बीच बीच में चले जाओगे, आ जाओगे, छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा बहुपद के शून्य। देखो बेटा मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ काम काम की चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अनुष्का गोयल, यस सर, ठीक है बेटा, अनुष्का ठीक है बेटा। हाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, उतना ही काम काम की चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को 0 कर दे। बहुपद के शून्य, कोई भी बहुपद दिया हुआ है, हाँ बेटा कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है इसकी कि बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे बेटा, शून्य कर दे। अब मैं एक आपको लिख के बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो किसी बहुपद को हम ऐसे लिखते हैं,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आप यहाँ देखो, ये जो हम लिखते हैं ना p और ब्रैकेट में x, p यहाँ पे हम ऐसे g भी लिख सकते हैं, g ऑफ x भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, i ऑफ x भी हो सकता है। हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। p ऑफ x का मतलब ये है कि एक बहुपद है जिसमें चर क्या है, x है, जिसमें चर क्या है बेटा, x है। तो हमने यहाँ बहुपद लिख दिया x प्लस 5, बहुपद क्या लिख दिया बेटा, x प्लस 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x का ऐसा मान करना है, x का ऐसा मान रखना है जो क्या है, x प्लस 5 को शून्य कर दे, x प्लस 5 को क्या कर दे, शून्य कर दे, इसकी वैल्यू शून्य आ जाए, ठीक है। अगर हम p ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं, p ऑफ 1 कब लिखते हैं, जब x बराबर 1 रखते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ को देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे p ऑफ x था पहले, यानी कि यहाँ पे x है इस बहुपद में। यहाँ हमने लिखा p ऑफ 1, p ऑफ 1 कब लिखते हैं, जब x बराबर 1 लिखना होता है। तो हमने x बराबर क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस 5, तो इसका आंसर क्या आया, 6 आया। अभी एक बार लिख दीजिए x इज इक्वल टू -5 रख के देखिए, x इज इक्वल टू क्या रखना है, -5। तो हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ -5, यानी x की वैल्यू लिख रहे हैं इसमें हम, p ऑफ -5 रखेंगे। तो आप बताइए x की जगह क्या लगते हैं, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, शून्य आएगा, -5। हाँ बेटा अनुष्का गोयल, हाँ बेटा सही बोला बेटा आपने, -5 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे जो हमने x की जो वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे इसका मान जो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इसका मान शून्य हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या रखा बेटा, -5 रखा, -5 रखा। तो इसका शून्यक क्या है, इस बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या हो गया, -5। इतना समझ गए। चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान्य को शून्य कर दे, तो वो ही किया। चर का मान यानी x का मान हमने -5 रखा, और ये पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये क्या है, शून्यक है इस बहुपद का, क्या है, -5, ठीक है। एक और लेते हैं, q ऑफ x इज इक्वल टू 3 - x। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, q ऑफ x, मैंने पहले ही बोला था यहाँ q लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, j लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ एग्जाम्पल क्या है, 3 - x। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब x का ऐसा मान जो बहुपद को के मान को शून्य कर दे, ठीक है। रख के देख लीजिए, आप रख के देख लीजिए, ये देखो आप, आज ये सीधा सीधा क्या है, बहुपद है। देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे क्या रख दें हम, यहाँ पे हम x की जगह क्या रख दें, -3 रख दें क्या, चलो -3 रख के देख लीजिए, q -3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे पहले से माइनस है, और यहाँ पे हमने x की जगह क्या रख दिया, -3। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये तो शून्य किसका नहीं है। अभी हम q इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, q इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। तो ये 3, यहाँ पे माइनस है, x की जगह क्या रखा हमने, 3 रख दिया, ठीक है। आ जाइए, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 3 - 3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। तो इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या है, शून्यक इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 है। समझ गए, ओके अनुष्का गोयल 3। हाँ बेटा ठीक है, सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही है बेटा, इसका क्या है, 3 है। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, r ऑफ x इज इक्वल टू 2x, r ऑफ x इज इक्वल टू 2x।
इसका, हाँ इसका शून्यक बताइए। r ऑफ x इज इक्वल टू 2x, इसका शून्यक बताइए। हाँ देखिए बेटा, ये क्या है, एक पद है, एक पद है, तो इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। देखिए आप 1 रखोगे तो बराबर 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाँ शून्य, बिल्कुल अनुष्का गोयल शून्य। तो बेटा हम यहां सिर्फ x की जगह क्या आएगा, शून्य रखेंगे तो ये शून्य होगा। 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया। बिल्कुल सही है। चलिए चलिए ठीक है बेटा, तो अभी मैंने इसका, ये क्या था, रैखिक बहुपद था। ये क्या था बेटा, अभी तक हमने रैखिक बहुपद देखा, उसके शून्यक निकाले, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी। हाँ ये, हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसका 0 रखा, तो यानी कि यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। नोट क्या कर सकते हो, शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। ओके बेटा, ठीक है आगे चलते हैं। तो ठीक है, इसको साफ कर दूं। ओके बेटा चलिए, देखो एक चीज नोट कर लीजिए आप, जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक बहुपद। ठीक है, अभी मैं क्या बताऊं, डिग्री और शून्यकों में संबंध। क्या बता रहा हूं बेटा, बहुपद की घात और शून्यकों में संबंध। बहुपद की घात और शून्यकों में संबंध, जैसे जिसकी डिग्री 1 वो क्या होता है बेटा, रैखिक बहुपद होता है। जिसकी डिग्री 1 होती है रैखिक बहुपद, तो इसका सिर्फ और सिर्फ शून्यक 1 होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक। अभी तक हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, उनमें सब में उनका शून्यक कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था। ऐसा क्या कोई ऐसी कोई और भी वैल्यू आ रही थी जो उस बहुपद को मान को शून्य कर रही थी, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या, एक ही ऐसा मान था जो बहुपद के मान को शून्य कर रहा था। तो रैखिक बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। ठीक है, अगर डिग्री 2 है किसी की तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या होता है, इसके कितने शून्यक होंगे, अधिकतम 2, अधिकतम 2 शून्यक, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री 1 होगी, रैखिक बहुपद होगा, तो उसके तो सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। लेकिन डिग्री 2 में जरूरी नहीं है कि उसके 2 शून्यक हों, यानी कि अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर किसी की डिग्री 3 है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, हाँ, तो इसकी अधिकतम शून्यक कितने होंगे, अधिकतम 3, अधिकतम 3 से कम भी हो सकते हैं। किसी की डिग्री 4 है तो उसके अधिकतम कितने, 4 शून्यक होंगे। आप ये चीज याद रखना बेटा। ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलें। हाँ, डिग्री से ज्यादा 0 नहीं हो सकते, यानी कि डिग्री से ज्यादा शून्यक
नहीं हो सकते हैं। जैसे डिग्री 3 है तो 3 से अधिक शून्यक नहीं होंगे, इसके अधिकतम 3 होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए, हाँ बेटा, बीच में कहाँ चले जाते हो आप लोग? बीच बीच में चले जाते हो, बीच में जाइए मत बेटा आप। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकालना है हमें, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है इसमें बेटा? आपको ग्राफ नहीं बनाना है। चिराग, हाँ बेटा, अभी पहले नहीं आए क्या आप? अनुष्का गोयल, ठीक है, हाँ, अंशु माहौर, चिराग, ठीक है बेटा, ओके ओके। हाँ देखिए, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, आपसे कोई भी ग्राफ नहीं बन पाएगा। हमने क्या है बेटा, ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं या कितने होंगे। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, आपको अगर ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ, देखिए ग्राफ ऐसे होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। 9th में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, एक्स पॉजिटिव होता है, और इस तरफ यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस होता है। इधर एक्स प्लस होता है ऊपर की तरफ यहाँ से, और यहाँ पे क्या होता है, वाई माइनस होता है। हाँ, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, ओके बेटा, अगर कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है, देखो मैं ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, दूसरे ग्राफ में ऐसा दिया है, तीसरा ग्राफ ऐसे बना हुआ है कुछ, चौथा ग्राफ ऐसे बनाए, पांचवा ग्राफ छठवां ग्राफ ऐसे बनाया। अब देखिए, इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे। देखिए, ग्राफ देख के बच्चे ज़्यादातर घबरा जाते हैं। आपको बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है बेटा? फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष है हमारी, एक्स लाइन है, एक्स अक्ष की लाइन है, एक्स अक्ष की लाइन है, एक्स अक्ष की लाइन है, ये एक्स की, ये एक्स की, ये एक्स की। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये देखना है कि ये जो रेखा है, ये जो परवलय है ना, ऐसे परवलयाकार रेखा है, सीधी रेखा नहीं है। ये जहां जहां पर एक्स अक्ष को क्रॉस कर रही है या फिर टच कर रही है, बेटा क्या ध्यान रखना है, ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष पर जहां जहां टच कर रही है या फिर क्रॉस कर रही है, उतने उसके शून्यक होंगे। ये रेखा किसकी है? किसी बहुपद की है। किसकी है बेटा? बहुपद की है। कौन सा बहुपद है?
हाँ, द्विघात बहुपद है ये, है। रैखिक बहुपद की तो सीधी रेखा आती है, तो ये द्विघात बहुपद का हमने बनाया है। ओके बेटा, तो जहां जहां पर ये रेखा एक्स अक्ष को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है या उसको काट रही है, तो उसमें उतने ही शून्यक होंगे। पहले वाले में कितने शून्यक हैं बता सकते हो? ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। हाँ देखो, ये एक जगह पे क्रॉस कर रही है, इसको नहीं, वाई अक्ष को इसमें काउंट नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को काउंट करना है, वाई अक्ष को काउंट नहीं करना है। जहां जहां पर ये रेखा क्रॉस कर रही है, कितनी बार कर रही है एक्स अक्ष को, उतने उसके शून्यक होंगे। देखो यहाँ पे एक बार कर रही है तो इसका एक ही शून्यक होगा। कितने होंगे बेटा? एक शून्यक। ये दो बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो इसके कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। ओके, ये रेखा ये नहीं कर रखी है, इसके कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। 1 2 0 1 अंशु माहौर 1 2, हाँ ये 1 है बेटा, इसके 1 शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक हैं, हाँ इसके शून्य शून्यक हैं, इसके क्या है? शून्य, मतलब कोई नहीं है इसका शून्यक, इसका कोई नहीं है। चौथे का कितना होगा बेटा? चौथा एक बार क्रॉस कर रही है तो इसका एक शून्यक होगा। पांचवा ये दो बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये दो शून्यक। इसमें एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इसके भी क्या होंगे? दो शून्यक होंगे। आपको ये देख करके बताना है, ग्राफ कोई नहीं बनवाएगा। 2 2 सही है बेटा? चिराग सही बोल रहे हो बेटा, सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ ठीक है बेटा, इस तरह के ही सवाल आएंगे आपसे एग्जाम में। कोई ग्राफ नहीं बनवाएगा, कोई ग्राफ नहीं बनवाएगा, ग्राफ दिया हुआ होगा, आपने बताना है सिर्फ। ठीक है, शून्यक कितने होंगे? इसको मैं मिटा दूं क्या? इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, चलिए। ओके, एक हम अभी पढ़ते हैं ग्राफ वाला, इतना ही, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इतना याद रखो, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। ओके बेटा, हाँ आप इतना ही याद रखिए, आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे। उसमें शून्यक बता दें। अभी हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या बेटा? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद मैंने पहले ही बता दिया, जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा? 2 होती है। उसका एक मानक रूप या मानक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला। हाँ, जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। देखिए एक्स, ए क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए का गुणा एक्स स्क्वायर से हो रहा है ना? हाँ। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। बी क्या है बेटा? एक्स का गुणांक है। सी क्या है? सी क्या है? सी है अचर पद, अचर पद। ठीक है, इतना समझ गए आप? ax² प्लस bx प्लस c। हाँ, a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या है? अचर पद है। जहां पर a, b और c क्या है बेटा? ये तीनों ही क्या हैं? a, b और c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं। ये क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स हैं। एक और शर्त रहती है इसमें, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं।
क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये बताओ बेटा, अगर हमने यहाँ पर a 0 कर दिया, a अगर हमने यहाँ पर 0 कर दिया, तो ये देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होने दो, 0 से गुणा करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया तो ये बचा क्या? bx प्लस c। अधिकतम घात क्या है x की? 1। तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद बचा ही नहीं, वो द्विघात बहुपद बचा ही नहीं, इसलिए ये कंडीशन होती है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, जनरल फॉर्मूला या मानक रूप होता है इसका द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। और a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, और c क्या है? c एक अचर पद है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। एबीसी की वैल्यू निकालना सीखे। एबीसी एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें a क्या है? a इज इक्वल टू x² का गुणांक 3 है, b इज इक्वल टू क्या है? -5 है, x का गुणांक, c इज इक्वल टू क्या है? 2 है। c इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2 है। दूसरा बताएं, -5x² माइनस 4x प्लस 2। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, -5x² माइनस 4x प्लस 2। ओके, इसमें a b c, a b c, a क्या है? -5, b क्या है? -4, c क्या है? 2 है। आप इसमें बताना एक, -2x² प्लस 5x, इसमें ए बी सी बताइए आप, ए बी और सी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसका ए बी सी बताइए। सर बीच में कुछ नहीं। ओके बेटा, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से ये मुझे कुछ करना पड़ेगा, कैमरा एक हाई क्वालिटी का लेना पड़ेगा इसमें। हाँ बेटा, ओके, हाँ हाँ बेटा, ए बी अब दिख गया। हाँ ओके बेटा, देखिए बेटा, हाँ ठीक है। ये देखिए, इसमें तो दो ही पद हैं। ए का गुणांक क्या है? -2, बी का गुणांक क्या है? 5 है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है। तो सी कहाँ है यहाँ पे? सी का मान क्या होगा? देखिए बेटा, जब अगर इसमें दो पद हैं तो क्या हम इसमें +0 नहीं लिख सकते क्या? 0 नहीं लिख सकते क्या? आप बताइए, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या इस बहुपद पे? अगर +0 कर दिया तो हमने, नहीं पड़ेगा ना। तो 0 हमने अपने मन से लिख दिया है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? 0 लिख सकते हैं। तो ये हमने 0 क्या है? मन से लिख दिया है। तो ए बी सी पता पर चल गया आपको क्या होता है। ए क्या होता है? x² का गुणांक, बी क्या होता है? x का गुणांक, और सी क्या होता है? अचर पद होता है। अचर पद अगर किसी में नहीं है तो अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए, अचर पद 0 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, आगे चलें। ओके, आप ये बताओ, एक सवाल है,
-3x² प्लस 2, इसमें a, b और c। पहले वाले में क्या था, दो ही पद थे, अचर पद नहीं था, तो उसमें हमने अचर पद ऐड कर दिया था। क्या ऐड किया था, शून्य ऐड किया था। अभी इसमें क्या है, चर पद है एक और एक अचर पद है। x² का गुणांक a होता है, तो a तो हमने लिख दिया -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 क्या है, अचर पद है, तो लिख दिया 2। अब इसमें b क्या होता है, x का गुणांक होता है। b तो क्या होता है, x का गुणांक होता है। अगर मैं अपने मन से यहाँ +0x कर दूँ, 0x कर दूँ, तो ये बताओ x 0 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो b = 0 लिख सकते हैं क्या हम यहाँ, b = 0 लिख सकते हैं। ओके, ये समझ गए क्या आप। तो हमने क्या ध्यान रखना है, जो x² के साथ जो लगा है ये गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो द्विघात बहुपद क्या है, समाप्त हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या होगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। एक सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन, यदि a-2x² प्लस 3x माइनस 5 एक द्विघात बहुपद है, तब एक क्या है, द्विघात बहुपद है। तो कुछ ऑप्शन हैं, ए कोई रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है, बी बराबर लिखा है a बराबर 2 हो सकता है, सी लिखा है a बराबर 2 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ दो ऑप्शन मैंने दिए, ज़्यादा नहीं दिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। देखो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a-2 है। x² का गुणांक क्या है बेटा, a-2 है। और मैंने पहले ही बताया था कि x² का गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शून्य हो गया तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, वो रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो हमने ये देखना है a-2 है वो x² का गुणांक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये वाला टर्म 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और एक ये रैखिक बहुपद बच जाएगा। तो यहाँ पे एक a बराबर 2 लिखा है, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 का x² से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ये क्या होना चाहिए, a ≠ 2। हाँ, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि a बराबर 2 नहीं होना चाहिए, a बराबर 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 2 नहीं होना चाहिए। समझ गए बेटा, आगे चलें। चलिए देखो बेटा, द्विघात बहुपद है तो 0 पता करना है हमने, शून्यक निकालना, किसके, द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद के क्या करने हमने, शून्यक निकालने। शून्यक निकालना किसके, द्विघात बहुपद के। तो इसके 2 तरीके होते हैं बेटा, एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब जो बीच वाला। हाँ बेटा, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, चलिए
अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, पढ़िए। देखिए बेटा, दो मेथड हैं इसके शून्यक निकालने के द्विघात बहुपद के। एक तो क्या है, बीच वाला जो पद होता है उसको टुकड़े करना, बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं। ठीक है, मैं सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, गणित की भाषा में नहीं बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा क्या होता है, कॉमन लेकर के, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। कॉमन लेकर के हम उसको बताते हैं। एक बार बेटा इंक डाल लेता हूं इसमें, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया है तो लिखिए SG, और चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मेरी रेगुलर क्लासेस बेटा शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटे की रहती है रेगुलर क्लास। चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा रेगुलर क्लास में। ये तो मैंने 2 दिन छुट्टी थी तो मैंने कहा जो बच्चे पहले नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, फर्स्ट चैप्टर मैंने कल कराया था, आज मैं सेकंड चैप्टर करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा हम स्पीड करेंगे अभी, क्योंकि नहीं तो फिर 2 घंटे में ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। तो 2 विधियां बता दी मैंने शून्यक निकालने की, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा क्या है, कॉमन मेथड, यानी कॉमन ले लेते हैं। उनमें अगर 3 पद हैं तो उनमें ही लेंगे ना कॉमन, तो 4 पद होंगे तो, हाँ सॉरी 4 पद होंगे किसी भी बहुपद में, तभी हम कॉमन लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, x² + 4x - 21। दूसरा लिख रहा हूँ 2x² + 7x - 6। तीसरा लिख रहा हूँ 7x² - 19x - 6। चौथा लिख रहा हूँ 6x² + 13x + 6। अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, सम और प्रोडक्ट लिखना है। सम लिखना है और क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। सम और प्रोडक्ट किसका होगा, देखो सम तो ये होगा और प्रोडक्ट क्या, ये 21 है या 2 है, हाँ ओके 21 है। तो देखो बेटा, योग और गुणा लिखना है। क्या लिखना है, सभी का योग कितना आ रहा है और गुणा कितना आ रहा है। अब मैं समझाता हूँ योग किसका और गुणा किसका। मतलब ये बीच वाला पद क्या है, 4x। सबसे पहले तो अगर किसी भी प्रकार का आपको बहुपद दिया है उसको इस तरह से ax² + bx + c, हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, उसको रखना है। द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला है उस प्रकार से हमको ये रखना है। इसी बंद कर देता हूँ, सूख जाता है। ठीक है बेटा, कैसे, स्क्वायर वाला टर्म पहले, बीच वाला टर्म, बीच में x वाला और लास्ट में c। देखो ये सभी पहले से ही व्यवस्थित हैं, अगर इधर उधर हो तो उनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लीजिए। अभी हमने क्या करना है, बीच वाला जो पद है इसके 2 टुकड़े करने। कैसे टुकड़े करने हैं, देखिए कैसे टुकड़े करने हैं, तो उसका योग तो 4 आना चाहिए। योग क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। x का गुणांक है 4 तो, और जो उसका गुणा है उसका देखो यहाँ x² का गुणांक क्या है 1, और 21 का गुणांक 21 तो क्या है, अचर पद है, तो 21 × 1 करेंगे तो 21 आएगा। इसमें देखिए, इसमें बीच वाले पद का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 7, तो योग तो 7 होना चाहिए, लेकिन गुणा कितना आना चाहिए 6, अचर पद और x² का गुणांक। 6 × 2 करेंगे तो कितना होगा बेटा 12।
ठीक है, इस वाले में देखिए बीच वाला टर्म क्या है 19 -19, साइन को नहीं छोड़ना आप लोग, साइन को, यहाँ पे क्या है ये माइनस का है, मैंने माइनस नहीं लिखा, 6 × 2 -12, यहाँ भी -12 लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है 6 × 7, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -42 आना चाहिए। और इसमें योग कितना आना चाहिए, बीच वाले पद x का गुणांक 13 और गुणा x² का गुणांक और अचर पद का गुणा, दोनों का 6 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। तो आप ये देखिए इसमें योग और क्या कर रहे हैं हम गुणा कर रहे हैं। योग किसका लिख रहे हैं हम, ये है बीच वाला पद, बीच वाला पद क्या है x, x का गुणांक क्या है वो ही योग है। ठीक है, x का गुणांक 7, इसमें 7 लिख दिया, इसमें 19 लिख दिया, इसमें क्या है 13 लिख दिया। और गुणा किसका x² का गुणांक और अचर पद, x² का गुणांक और अचर पद, x² का गुणांक और अचर पद, उनका गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे योग इतना आना चाहिए और गुणा इतना आना चाहिए। देखो एक मैं टेबल बना दिया है। तो अभी बीच वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं टुकड़े कर रहे हैं, टुकड़ों के लिए ऐसा किया है। ठीक है, क्या बोला है कि बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि योग तो 4 आए और गुणा करने पर कितना आए -21 आए। समझ गए हो तो लिख दीजिए SG, समझ गए हो तो लिख दीजिए बेटा SG। इसमें साइन माइनस का है -2x², तो इसका 12 हो जाएगा। चलिए ओके, चलो तो इसके 4 के ऐसे क्या टुकड़े। अब देखिए जो ये 21 है ना, क्या दिया हुआ है बेटा, हाँ ठीक है बेटा, समझ गए अंशु। ठीक है, 1 मिनट बेटा पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ चलिए बेटा, तो देखिए अभी हमने अगला स्टेप क्या है हमारा, जो ये 21 आया है, जो ये गुणा आया है 21, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड 21 के करिए, नॉर्मल कर लीजिए आप, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार, यानी कि 3 और 7 हैं। अब ये देख लीजिए ये 3 और 7 हैं, 3 प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, 7 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। वो हम किस प्रकार से लेंगे कि हमें योग तो क्या होना चाहिए 4 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए -21। आप इसमें से आप ये बताओ कि इन दोनों में अगर कौन सा 3 और 7 दो ही है, तो 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। और 7 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम घटा दें तो घटा दीजिए, 7 में से अगर हम 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देख लीजिए इस पद को, पहले वाले को तो ऐसे ही लिख दीजिए, x² को, यहाँ पे कोई चिन्ह भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो हमने एक बार यहाँ लिख दिया 7, एक बार लिख दिया 3 और वहाँ लास्ट वाला वो क्या था -21, ऐसे लिख दिया। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। देखो 7 और 3 हमने 2 टुकड़े किए हैं, 7 और 3 हमने 2 टुकड़े किए हैं 21 के, क्योंकि 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा गुणा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं बीच में, क्योंकि प्लस का 7 है और माइनस का क्या ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा माइनस में आ रहा है,
तो 7 गुणा -3 करेंगे तो -21 आएगा, लेकिन प्लस के साथ में से माइनस के 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो अभी हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 7 के साथ x लगा दो, 3 के साथ भी x लगा दीजिए, ये लगा दिया। अभी ये इतना हो गया। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या लेना है, हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x में कॉमन क्या आएगा, x आएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 3x माइनस 21 में से 3 कॉमन लेंगे। -3 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x। अब ये देख लीजिए, यहाँ माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसको इसमें से अब 2 पद हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो x प्लस 7 इसमें से कॉमन ले लिया, x प्लस 7 ले लिया। अब आगे क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -3 बचा, x -3। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0, और x -3 इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। अगर 3 को हम उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 होगा। यानी कि इसके जो शून्यक निकले हैं वो -7 और -3 आए हैं। आपको शायद हो सकता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, जब 1-2 सवाल और करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, -2x स्क्वायर प्लस 7x -6 गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं, 2 और 6 दूनी 12, तो इसलिए प्लस का 12 लिखा। और यहाँ पे बीच में x का गुणन क्या है, 7, तो 7 लिखा है। तो हमने इस 12 के टुकड़े करने, 12 के कैसे टुकड़े करें कि भाई गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 5 और 2 नहीं होंगे, 6 और 2, 12 का आप कर लीजिए। देखिए 2 6 2 3 3 1, आवाज जोड़न कर लिए। तो हमने ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 2 गुणा 2 कर लें, एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा 3 कर लें। 2 गुणा 2 करने से कितना होता है, 4, तो एक 4 कर लें और एक 3 कर लें। अगर इनको हम जोड़ेंगे 4 और 3 को तो 7 हो जाएगा, और अगर गुणा करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए हम इनको क्या ले रहे हैं, प्लस के ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले क्या है, -2x स्क्वायर, बीच में क्या लिखना है, प्लस, इसके साथ x और लगा देना है, 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x, और आगे क्या बचा, -6, ठीक है। अभी इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, क्या आएगा, -2x कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा, x प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 3। अब यहाँ पे क्या बचा, x, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्या है, ये माइनस लेंगे हम यहाँ कॉमन। रुकिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, -2x स्क्वायर प्लस 7x, -2x प्लस 7x -6, ओके। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, -2x प्लस 3, -2x प्लस 3, और एक आया x प्लस 2। इसको भी हल करके आप शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं 2 ही समझा रहा हूँ, बाकी समय का अभाव है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बाकी के कर लेना होमवर्क के तौर पर।
चलिए अब क्या है, जीरो शून्यकों एवं उनके गुणांकों में संबंध। देखो अगला हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ेंगे अभी, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, c क्या है, अचर पद है। तो देखिए मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको, इसके शून्यक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 होंगे। अधिकतम कितने शून्यक होंगे, अधिकतम शून्यक 2 होंगे। अधिकतम शून्यक मैंने भी बताया था पहले भी, 2 होंगे। अगर मैं एक शून्यक को अल्फा मान लेता हूं, इसको क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा, अल्फा ऐसे, और एक शून्यक को क्या मान लेता हूं मैं, बीटा, बीटा। ठीक है, तो इनमें एक संबंध निकल के आता है, शून्यकों का योग देखो 2 शून्यक होंगे अधिकतम, एक को अगर हमने अल्फा मान रहे हैं और दूसरे को अगर हम बीटा मान रहे हैं, पहला वाला भी अल्फा हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अल्फा मानना है या उसको बीटा मानना है। 2 शून्यक है तो कोई भी 2 हो सकते हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। और शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आप बेटा ये फॉर्मूला क्या करें, नोट कर लीजिए कि सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और शून्यकों का गुणा बराबर c/a होता है। -b क्या है यहाँ पे, ये b क्या है, b तो क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, c क्या है, अचर पद, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे शून्यकों का गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है, वो c/a होता है। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध होता है। आप इनको, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, नोट कर लें, क्योंकि ये शून्यकों के लिए बहुत काम आता है जब हम आगे सवाल हल करेंगे। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा। देखो एक सवाल है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्वेश्चन है
यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा ज्ञात करना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा ज्ञात करना है, बराबर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अल्फा बीटा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, और क्या निकालना है, अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणांक निकाल लेना है। आपको पता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो इसमें ए बी सी क्या है, ए बराबर क्या है, इसमें देखो बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और बी क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, -1 क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, और सी क्या है यहाँ पे -4 है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले ही है, और b क्या है, ऑलरेडी -1 है, तो माइनस पहले लिख दिया है हमने ब्रैकेट में, b की जगह क्या लिखा, -1 लिखा है, ठीक है। a क्या है, 1 है, इसको नीचे रख दीजिए। इसको हल करेंगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे हमारा -4 है, ए क्या है 1 है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा क्या होगा, -4 होगा। अभी आ जाते हैं हम उस पर, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अल्फा बीटा तो हम रख सकते हैं, अल्फा बीटा यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, कितना है, -4 है, लेकिन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमारे पास नहीं है। तो क्या करें, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, इनका लघुत्तम निकाल लें, इसका हम लघुत्तम निकाल के सॉल्व कर लें। चलो करके देखते हैं। अगर हम इनका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम क्या होगा, अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, अल्फा, तो अल्फा का 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। आप इसको, और माइनस यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा था। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो बराबर क्या हो, इसको अगर इसको क्या करें बेटा, ऐसे लिख देते हैं हम, बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। एक मिनट, खांसी हो रही, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, हाँ देखिए इसको आगे, ओके, आगे सिंप्लीफाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारी वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ ऑलरेडी आ रही हैं। कैसे, यहाँ पे ऊपर क्या रखना है हमने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा क्या आया है हमारा, 1 आया है, तो मैं ऊपर 1 लिख सकता हूँ क्या, और अल्फा बीटा क्या आया है हमारा, अल्फा बीटा क्या है -4, तो अल्फा बीटा -4 लिख दिया, माइनस अल्फा बीटा क्या है, फिर -4 है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है और -4 और हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 अपॉन -4 प्लस 4 आया। अगर इसका लघुत्तम निकालें तो नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लघुत्तम 4 आएगा। अगर 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1,
और 1 का 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, तो यहाँ पे क्या लिख दें -16। एक मिनट बेटा, माइनस नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस का 16 आएगा, हाँ प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 16 आ गया। आगे क्या करना है, देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 16 है, तो यहाँ पे प्लस का 15 बचेगा और नीचे क्या है -4 है, -4 है। यही हमारा क्या है बेटा उत्तर है, ये हमारा क्या है उत्तर या आंसर है। हाँ ठीक है बेटा, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी प्रकार के अल्फा बीटा के संबंध के सवाल आते हैं, आप उनको आसानी से हल कर सकते हो। चलिए, समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आपकी बुक से ले लेता हूं कुछ शून्यकों में संबंध। तो आपके में अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के संबंध की ज़्यादातर सवाल हैं। तो अल्फा बीटा को एक बार मैं जैसे एक और एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, एक और सवाल बता देता हूँ। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं, किसी बहुपद के शून्यक हैं। शून्य क्या होता है पहले ही बता दिया था, जो चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो हम x की जगह रख रहे थे, एक चर था यहाँ पे तो x की जगह रख रहे थे, तो अल्फा और बीटा क्या है किसी बहुपद के शून्यक हैं। अगर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके उस बहुपद के गुणनखंड होंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बहुपद के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब है बेटा, अगर हम x माइनस अल्फा, अगर ये समझ लीजिए किसी का शून्यक 4 और -2 है, दो शून्यक हैं, द्विघात बहुपद है कोई, उसके शून्यक क्या है -4 है और -2 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, x - 4 लिखेंगे इसको, मतलब x माइनस अल्फा, तो अल्फा अगर हमने इसको मान लिया और बीटा इसको मान लिया तो x में से घटाना है, तो x - 4 एक गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या होगा x माइनस बीटा, तो माइनस का चिन्ह है
ये ऑलरेडी माइनस है, तो अगर मैं बीटा की जगह -2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं x + 2, ठीक है। तो ये क्या लिखा, x - 4 और x + 2 क्या है, उस बहुपद के गुणनखंड होंगे। यानी कि अगर हम इससे उस बहुपद को डिवाइड करें या भाग दें, उस बहुपद में हम भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। गुणनखंड का तो आपने, जैसे मैंने लिखा 22, इसके गुणनखंड किए 2, 2 से भाग दिया 11 बार, 11 का भाग दिया 1 बार, 2 और 11 क्या है, इसके गुणनखंड है। तो यही तो मैंने यहाँ पे बताया है। ये क्या है, बीजीय भाषा में, ये अंकगणित की भाषा में। तो 2 और 11 इसके गुणनखंड है, 2 का भाग दो 22 में, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम 11 का भी भाग देंगे 22 में तो भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया है x - अल्फा या x - 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की अगर वैल्यू निकालनी हमें, अगर हमको गुणनखंड दिए हुए हैं, ये तो क्या था, हमको शून्यक दे दिए थे तो हमने गुणनखंड निकाल दिया। अगर हमको गुणनखंड दे दे और शून्यक निकालने तो क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड दिया x - 4 इसको बराबर 0 कर देंगे। x - 4 बराबर क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे अगर माइनस का था तो वहाँ प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 4, एक ये इसका शून्यक हो गया। दूसरा अगर इसकी बात करें x + 2 की, तो इसको गुणनखंड को x + 2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये प्लस का 2 है, इधर गया तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए तो लिख दीजिए SG। इतना समझ गए हो तो बेटा लिख दीजिए SG। संदीप त्यागी, शाबाश बेटा। बेटा एक ही कमी है, आप लोग सब बहुत बढ़िया पढ़ते हो। हाँ बेटा लाइव है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, लेकिन क्या है, संडे है, बच्चे मस्ती में बिजी हैं। हमने सोचा कुछ बच्चे जो छूट गए हैं उनको हम कुछ पढ़ा देते हैं, इसलिए हम लाइव क्लास में हैं। संदीप त्यागी जी, कहाँ से हो आप? त्यागी जी तो पंडित जी हैं आप, तो कहाँ से हो बेटा? चलिए, एक सवाल और मैं आपको ले रहा हूं। जैसे एक द्विघात बहुपद है बेटा, द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन लिखा, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 है। उसके शून्यक क्या है, जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा, जिसके शून्यक क्या, अल्फा एवं बीटा हैं। तो क्या बनाना है हमें, देखो एक द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 है, जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। तो एक ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक, जिसके शून्यक 3α एंड 3β हो। 3α मतलब 3 का गुणा हो रहा है अल्फा, 3α और 3β हो। चलिए बेटा बहुत लंबा लिख दिया सर, ऐसा नहीं है, सब लोग आपकी लाइव में आते हैं नहीं हैं।
सब बहुत बढ़िया। कि अच्छा सर एक बात पूछो, फिर आप किसको पढ़ाते हो? हाँ बेटा, जितने बच्चे हैं उतने काफ़ी हैं जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी काम स्टार्टिंग में आप ये त्यागी बेटा, कोई भी काम है वो स्टार्टिंग में स्लो चलता है, धीरे धीरे जब लोगों की समझ में आता है तो पकड़ करते हैं। मैं क्या है बेसिक रूप से समझा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा। संदीप त्यागी बेटा, आप समझना, देखो आज के ज़माने में सब लोग हाई फाई ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। हाई फाई ब्रांड्स 2+3 आपको नहीं बताएंगे, मैं यहाँ पर 2+3 भी बता रहा हूँ कि 2+3 क्या होता है, 5 होता है। उनकी समझ क्या है कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों की आपको जानकारी है, ठीक है बेटा। तो वो 10th लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 10th का सिलेबस नीचे के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर करके सर। लेकिन सभी भैया बेसिक भी बताते हैं आरंभ बैच में, ठीक है बेटा। आप देखो बेटा संदीप बेटा, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ना चाहिए, जहाँ से आपको फ़ायदा हो। हमारा तो कहने का मतलब है जिसका भी फायदा हो वहाँ से ज्ञान लीजिए, ओके बेटा। हाँ, जहाँ भी हो आपको पढ़ना है, हमारा मतलब पढ़ाना है और आपका मतलब पढ़ना है। जहाँ भी अच्छा लगता हो आप पढ़िए, ठीक है, ओके। चलिए, तो देखो ये क्या दिया हुआ है इसमें, एक द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x+1 है जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। तो एक ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 3 अल्फा और 3 बीटा हो। हाँ बेटा, तो पहले मैंने एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो k x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। देखो ऐसा नहीं है किसी के शून्यक 2 और 4 हैं, तो किसी बहुपद के शून्यक, अगर मैंने लिखा किसी बहुपद के शून्यक 2 और 4 हैं, तो वो क्या किसी और पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते, और किसी द्विघात बहुपद के नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं जिसके शून्यक 2 और 4 हों, लेकिन कोई एक खास बहुपद दिया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर बहुपद दिया हुआ है, तो उसके शून्यक तो फिक्स होंगे। मेरा कहने का मतलब है बेटा, अगर शून्यक दे रखे हों तो उसके ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसके जो शून्यक होंगे वो फिक्स होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर शून्यक दे रखे हैं तो उसके बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुपद दे रखा है तो उसके शून्यक फिक्स होते हैं। ये मैंने क्या बताया, देखो बेटा ये क्या है, अगर कोई शून्यक दे रखा हो, शून्यक दे रखे हैं, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। शून्यक दे रखे हैं और द्विघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। के क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या है। के क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे x² क्या है, x² क्या है, मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बताया था ना। तो फर्स्ट टर्म में x² वाला, और यहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ x। सम ऑफ x है मतलब शून्यकों का योग इंटू x, शून्यकों का योग गुणा x, ठीक है बेटा। फिर प्लस क्या है, प्रोडक्ट, यानी शून्यकों का गुणा। ठीक है, ये मैंने लिखा। देखो कि x² माइनस सम ऑफ x
सम शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आप इनको रख के देखिए यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, माइनस शून्यकों का योग कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा, 6। 6 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 6x। शून्यकों का योग कर लो पहले, ये शून्यक है तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा, 6। और यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है, x का, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस 6x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट यानी किसका प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणा। शून्य 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। ये क्या है, ये कोई फिक्स बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप k की वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ पे आप k की वैल्यू कुछ भी रख दो तो अलग अलग बहुपद बनते जाएंगे। जैसे मैंने k इज इक्वल टू एक बार 2 रखते हैं, एक बार k इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, करके देखिए, k इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 का गुणा कर दो पूरे बहुपद में तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16। ये एक द्विघात बहुपद हो गया। k की वैल्यू 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। k की वैल्यू 4 रख दो, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24x प्लस 8 चौके 32। तो ये अलग अलग बहुत सारे बहुपद आ रहे हैं। बेटा मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई 2 शून्यक दे रखें, अगर कोई 2 शून्यक दे रखे हैं तो उसके बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। कैसे होंगे बहुपद, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये फॉर्मूला बताया है कि के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का क्या, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने जैसे 2 और 4 के शून्यकों के लिए निकाला तो के एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इनका योग कर दिया शून्य को, 4 2 6, 6 का गुणा किस में कर दिया बेटा, एक्स में कर दिया तो 6x हो गया। अब यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणा, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 होता है। अब ये k का मान क्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, k क्या है, वास्तविक संख्या है। हमने मान लिया k इज इक्वल टू 2 रख दो, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4, कुछ भी आप रखते जाएंगे तो बहुत सारे बहुपद बनते जाएंगे। k यहाँ वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, k क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्या है। चलिए, तो आज का हम सेशन है जो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी डेली क्लासेज होती हैं हमारी, शाम को 5:30 से 6:30 बेसिक से बताते हैं, शुरू से बताते हैं बेटा। तो आप रोज़ जुड़िए शाम को 5:30 से 6:30। ठीक है, कल फिर क्लास होगी शाम को। तब तक के लिए बाय बाय।